हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अवधूत माचनवाड़। आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में। इसके पहले हमने डिस्कशन किया है टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में। उसका मैंने पहले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है। आज और हम बात करेंगे थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में। अभी थर्ड पार्टी ऑडिट के ऊपर बात करने से पहले हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी ऑडिट किस लिए होता है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट इसलिए होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मुझे एक स्टैंडर्ड लेने का है स्टैंडर्ड, तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड के पूरे रिक्वायरमेंट हमें कवर करने पड़ते हैं। मान लो मुझे IATF का स्टैंडर्ड लेना है, अभी मैं ऑटोमोटिव सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे IATF के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले QMS, अब जो सिस्टम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। किसके साथ? IATF स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, थर्ड पार्टी पहले ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा। ऑडिट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे वो IATF का सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो मान लो अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि उसके पास बेसिक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसको जो मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन मन मर्जी वो रन होगा कि उसे वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो फिर वो उनके हिसाब से रन होने वाला है। तो अभी तो ऐसे हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितना निकल रहा है कुछ उसका हिसाब नहीं रहेगा, रिजेक्शन कितना हो रहा है कुछ भी उसका हिसाब नहीं रहेगा, और जो MRM है उसका कुछ अवेयरनेस नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड ही नहीं है। और मेन इम्पैक्ट, मान लो जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड नहीं है, तो मेन इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि जो सारे बहुत बड़े क्लाइंट जो है, कस्टमर्स है, वो डायरेक्टली अप्रोच उस सप्लायर को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास पहले तो स्टैंडर्ड ही नहीं, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट वही उसको पता नहीं है। तो फिर वो हर एक चीज़ के लिए, मान लो अभी PPAP के बारे में अवेयरनेस नहीं रहेगा, PPAP होता क्या है, FMA क्या होता है, कंट्रोल प्लान क्या होता है, SPCMA से प्रॉब्लम सॉल्विंग 7QC टूल्स है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहेगा। जब आपका कंपनी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, उसको फिर उस सभी चीज़ों जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके बारे में अवेयरनेस रहेगा, और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि यार इस बंदे को ये सारा पता है, ये स्टैंडर्ड के अंदर काम करता है, और हर एक क्लॉज का, जो हर एक स्टैंडर्ड के क्लॉज का रिक्वायरमेंट वो पूरा फुलफिल करता है। जिसे मुझसे मैंने कुछ भी मांगा तो तुरंत मुझे वो दे सकता है। कब दे सकता है? वो स्टैंडर्ड के अंदर जब काम करेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया है थर्ड पार्टी ऑडिट करने का मकसद क्या होता है उसके बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी ऑडिट होता क्या है उसके बारे में। थर्ड पार्टी ऑडिट तो एक ऑडिट होता है जो कि स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है। मान लो मेरे पास IATF का स्टैंडर्ड है, तो उसका पूरा रिक्वायरमेंट मेरे QMS के अंदर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं, तो उसके बारे में वो चेक करते हैं यहाँ पे आके। तो थर्ड पार्टी ऑडिटर रेफरेंस लेता है एक तो QMS स्टैंडर्ड का, जो कि IATF का स्टैंडर्ड है, और दूसरा रेफरेंस लेता है CSR का, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का, जो कि हमारे कस्टमर के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसका। ये दो चीज़ों का रेफरेंस लेके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑडिट करता है। तो थर्ड पार्टी ऑडिटर तो इंडिपेंडेंटली रहता है, उसको कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना नहीं होता है। वो क्या करता है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड ने बोला है तो उसके हिसाब से हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो वैलिडेट करता है, चेक करता है। उसके हिसाब से आप फुलफिल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं कर रहे हो तो नहीं मिल सकता है। तो ये थर्ड पार्टी ऑडिटर का और थर्ड पार्टी ऑडिट का यही मकसद होता है। अभी थर्ड पार्टी ऑडिट आप कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, आपके पास पूरा जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। वो हम आगे जाके हमारे बेनिफिट्स में हम बात करेंगे। ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में डिस्कस किया। थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होता है, एक तो ऑडिटर जो आता है थर्ड पार्टी एक सर्टिफिकेशन बॉडी से आता है, वो आके हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड की जितने सारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा प्रोसेस वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करके
हमें रिपोर्ट देगा, फिर वो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा सर्टिफिकेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा QMS कहाँ तक मैच्योर हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और देख के वो डिसाइड कर सकता है उसके रिपोर्ट के हिसाब से, रेफरेंस लेके स्टैंडर्ड का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम थर्ड पार्टी के बारे में आप डिस्कस करें, उसके पहले सेकंड पार्टी भी हो सकता है, फर्स्ट पार्टी भी हो सकता है, हाँ है, तीनों भी है। तो उसके लिए 3 टाइप्स का ऑडिट है, ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, तो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा लाइटली फर्स्ट पार्टी ऑडिट के बारे में। अभी फर्स्ट पार्टी ऑडिट होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल क्वालिफाइड ऑडिटर होते हैं, मान लो हर एक डिपार्टमेंट के, जैसे कि प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, मेंटेनेंस, HR, परचेज, स्टोर, हर एक डिपार्टमेंट में 1 या 2 या 3 बंदे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने ऑडिटर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट का बंदा खुद के डिपार्टमेंट का ऑडिट नहीं कर सकता है, वो बंदा दूसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट जाके कर सकता है। मान लो कोई प्रोडक्शन का बंदा है, वो क्वालिटी का कर सकता है, मेंटेनेंस का कर सकता है, कोई HR का बंदा है, परचेस का। खुद का डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट का आप ऑडिट कर सकते हो, आपके कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से। ये हो गया फर्स्ट पार्टी ऑडिट। फर्स्ट पार्टी ऑडिट में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी प्रोसेस ओनर्स हैं, वो क्या करते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट के इंटरनली ऑडिट करते हैं। उसे फर्स्ट पार्टी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट में क्या होता है, हमारा जो कस्टमर है वो आके हमारे यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके ऑडिट करता है, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। तो उनका क्या एजेंडा रहता है, एक तो एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस लेते हैं, दूसरा CSR, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो सारे उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है उसके हिसाब से वो हमारे यहाँ पे आके ऑडिट करेंगे। अभी थर्ड पार्टी ऑडिट तो आपको पता है, अभी हम उसके ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है, पहला एक तो कमर्शियल प्रोसीजर रहता है, दूसरा तो अभी हम टेक्निकल प्रोसीजर है जो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करें। कमर्शियल प्रोसीजर में क्या होता है, जो कि हमारा हम किस सर्टिफिकेशन बॉडी को अप्रोच करेंगे, दूसरा कि उनका जो कोटेशन क्या है, उसके सब जो कमर्शियल डिस्कशन होकर जब फाइनल हो गया, उसके बाद में क्या आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या आता है कि ऑडिटर क्या करता है कि हमें एक मेल डालता है, मेल के ज़रिए और कोई भी सोर्स रहने दो, उसके ज़रिए वो क्या करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो डिटेल्स है, प्रोसेस कौन सी वो डिटेल्स हमसे मांग लेता है। तो उसके हिसाब से ऑडिटर क्या करता है, वो ऑडिट प्लान प्रिपरेशन करता है। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में स्टेज 1 ऑडिट हमारे यहाँ पे वो परफॉर्म होता है। स्टेज 1 ऑडिट में क्या देखता है ऑडिटर आके, स्टेज 1 ऑडिट में हमारा रेडीनेस फॉर स्टेज 2, हम कितना रेडी है स्टेज 2 ऑडिट के लिए, वो आके हमारे यहाँ पे वो ऑडिटर देखता है डेटा कितना हमारा कंप्लीट है स्टेज 2 के लिए, और हमारा रेडीनेस कहाँ तक है स्टेज 2 ऑडिट के लिए, वो आके स्टेज 1 में ऑडिटर देख लेता है। उसके बाद स्टेप 3 में होता है स्टेज 2 ऑडिट। स्टेज 2 ऑडिट में पूरा जो प्रोसेस है, जितने हमारे प्रोसेस, मान लो मशीनिंग का प्रोसेस है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, फोर्जिंग का है, वो सारी प्रोसीजर है, तो क्या करता है यहाँ पे आके ऑडिटर वैलिडेट करता है, चेक करता है, किसके हिसाब से, QMS स्टैंडर्ड के हिसाब से, ITF स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से, ISO स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो देखता है। फिर यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर देखने के बाद वो जिस प्रोसेस में उसे गैप मिलता है, वो गैप को बोलते हैं NC, नॉन कन्फॉर्मेंस। तो NC 2 तरह का होता है, एक तो होता है मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस, एक होता है माइनर नॉन कन्फॉर्मेंस। अभी इसका मतलब क्या होता है मेजर और माइनर का। माइनर नॉन कन्फॉर्मेंस जो कि जिसका इम्पैक्ट कस्टमर एंड तक नहीं है और मेजर नहीं है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसे क्या करता है ऑडिटर, माइनर नॉन कन्फॉर्मेंस कह देता है। और मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस का मतलब वो होता है कि जिसका इम्पैक्ट कस्टमर एंड तक होता है या एंड यूज़र तक होता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस। दो तरह से वो 2 कैटेगरी बना के वो NC बना देते हैं।
तो ऐसे करके वो पूरा स्टेप 3 में स्टेज 2 ऑडिट में क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन करते हैं। हर एक प्रोसेस उन्होंने वैलिडेट किया है, चेक किया है, उसके हिसाब से जो कुछ भी गुड पॉइंट है वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे और मेंशन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में। जो कुछ भी नॉन कन्फर्मेंस है, मेजर माइनर जो कुछ भी है, उस रिपोर्ट में डाल के हमें वो सबमिट करेंगे। और वहाँ से डिसाइड होता है कि मान लो हमारे पास बहुत सारी मेजर नॉन कन्फर्मिटी मिली हमें, तो मिलने के बाद क्या करता है ऑडिटर कि आप ऑडिट के लिए अभी तो फ़िलहाल रेडी नहीं हो, आप सर्टिफिकेट के लिए रेडी नहीं हो स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसके लिए आपको रीऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा। रीऑडिट कंडक्ट करके वो आपको बाद में हम देखेंगे रीऑडिट करने के बाद कि आप सर्टिफिकेट लेने के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो। वो कहाँ पे डिस्कस होगा, स्टेप 4 में। उसके बाद आता है स्टेप 5। एज पर एनसी, अब जो कुछ मान लो अभी ऑडिटर ने हमें एनसी दिया है, एनसी दे के यहाँ पे लगता है कि ऑडिटर को अभी स्मॉल नॉन कन्फर्मिटी, माइनर नॉन कन्फर्मिटी है, एनसी देंगे। एनसी देने के बाद वो हमें एक्शन प्लान मांगता है। एक्शन प्लान मांगने के बाद हम एक्शन प्लान बना के उनको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद स्टेप 6 में क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली, एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली हम सारे एविडेंस, सारे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करके वो ऑडिटर को सबमिट करेंगे। ऑडिटर को सबमिट करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, जो सारे एविडेंस, जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है अकॉर्डिंगली, किसके रिस्पेक्ट में, नॉन कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में ऑडिटर वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करके हमें अप्रूवल देगा कि ये ठीक लगा उनको कि उसमें स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो अप्रूवल देगा सर्टिफिकेशन के लिए। नहीं लगा तो फिर वो वहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट के बारे में। थर्ड पार्टी ऑडिट होने के बाद बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। जो सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो सारी रिक्वायरमेंट है वो हम रिक्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी फुलफिल कर सकते हैं। ये दूसरा बेनिफिट है, इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। थर्ड पार्टी ऑडिट होने के बाद, स्टैंडर्ड आने के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच है पॉजिटिव हो जाता है। हमें कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर अलग अलग टूल यूज़ करके, 7QC टूल है, वाइवा एनालिसिस है, उसको यूज़ करके हम रूट कॉज तक जा सकते हैं, जाके हम वो प्रोसेस इम्प्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल्स। जो सारी वीकनेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो, हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं और उसे हम कम करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मैंने मेंशन किया इतने बेनिफिट, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट की, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हर एक डेटा हमारे यहाँ पे मॉनिटर होता है KPI के जरिए। हमारे यहाँ पे कितने सारे लॉसेस हो रहा है, कितना रिजेक्शन हो रहा है, वो भी मॉनिटर होता है। प्रोसेस का वैलिडेट होता है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का वैलिडेट होता है, हर एक चीज़ का वैलिडेशन होता है और हर एक चीज़ का बेनिफिट होता है। ये सारा आज जो मैंने डिस्कस किया वो थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्टी ऑडिट होता क्या है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है, और आगे दूसरी टाइप की ऑडिट जैसे प्रोसेस ऑडिट है, प्रोडक्ट ऑडिट है, लेआउट ऑडिट है, डॉक ऑडिट है, लेयर ऑडिट है, PD ऑडिट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना इसके बारे में डिस्कस किया है, थर्ड पार्टी के बारे में। थैंक यू।